नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। चाय की प्याली टेबल पर रखते हुए मोहन ने पत्नी से कहा, रोहिणी, अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हमारे जीवन में ये दिन नहीं आता। कष्ट हुआ, लेकिन कभी कभी हालातों के विरुद्ध जाकर लिए गए निर्णय कारगर साबित हो ही जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, किस डिसीजन की बात कर रहे हो? रोहिणी ने कुछ असमंजस स्थिति में मोहन से पूछा। रोहिणी, तुम कैसे भूल सकती हो? या अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों? सच में, हो सकता है समय के चलते कुछ बातें स्मृतियों से इधर उधर घर बना लेती है। मगर मगर से क्या तात्पर्य है तुम्हारा रोहिणी? मोहन, आपके जीवन में कई निर्णय लिए, मैंने तुम्हारे हर निर्णय को स्वीकार किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने कुछ कहा और मैंने उसका विरोध किया हो। जिंदगी के हर मोड़ पर तुमने अपने डिसीजन को लेकर इस तरह सतर्क रहा करते थे कि सामने वाला चाहकर भी कुछ कह पाने में असमर्थ ही रहता। तुम ही बताओ, कौन सा निर्णय गलत था जो परिवार में मेरा कोई विरोध करता? चलो अब छोड़ो भी, जिस डिसीजन की बात कर रहे थे उसे बताएं। आज अचानक कौन सी बात याद आ गई जो इतने गर्वित अंदाज में त्वरित वेग से मुखरित हो उठे? रोहिणी मुख भंगिमा को स्थिर बनाए मोहन के मुंह की ओर ताकने लगी। आखिर मोहन को अपने किस तर्क पर इतना अभिमान हो रहा है? रोहिणी, रहने दो, तुम ना समझोगी। ऐसी भी क्या बात है जो मेरे विवेक से परे है? पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार की हर छोटी बड़ी खुशियाँ, ज़रूरतों, उम्मीदों आदि को बखूबी जानती हूँ। और हाँ, इतने बरसों से अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाती आ रही हूँ। बताओ, जो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को शिकायत का मौका दिया हो या मेरे कारण किसी मेहमान के सामने सिर नीचा हुआ हो, फिर तुम कैसे कह सकते हो? इतना ही नहीं, परिवार और रिश्तों को तूल देने के कारण मैंने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया। मुंह से उफ तक न निकली। तो आज ये कैसे कह सकते हैं आपकी तुम न समझोगी? ऐसा कहने में मेरा कोई गलत औचित्य नहीं था। तुम सदैव भावुक हो जाया करती हो। भावुकता में कोई भी बात समझना और समझाना बहुत ही कठिन होता है। तुम एक अच्छी बहू, भाभी, चाची, जेठानी आदि सभी रिश्तों में परिपूर्ण हो। इन सबसे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ पत्नी भी हो। तुम्हारे बिना मेरे परिवार और मेरे जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तुमने परिवार को इस कदर बांध कर रखा कि माला का एक भी मोती इधर से उधर नहीं सरक सकता। अभिमान है तुम्हारी इस सूझबूझ पर। रोहिणी मुस्कुराते हुए, क्या बात है, तारीफों की लड़ी? इसमें तारीफ वाली क्या बात है? तुम्ही से तो सीखा है। यदि ईमानदारी से किए गए काम की तारीफ की जाए तो सामने वाले व्यक्ति की खुशी तो मिलती ही है, साथ ही वह अपने कर्तव्य, काम की तल्लीनता, हौसला, जिम्मेदारी आदि के प्रति और भी सजग हो जाते हैं। मोहन, क्या मैं अच्छी माँ नहीं? रोहिणी का चेहरा देख उसकी बात काटते हुए प्रफुल्लित हो सकता है। रोहिणी, तुम्हें याद है क्या मुकेश की वो बात? उस बात को याद कर आज भी मेरे तो हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। अब तुम्हें मुकेश की कौन सी बात याद आ गई? लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। मोहन, क्या मैं अच्छी माँ? पहले मेरी तो सुनो सही। जब मुकेश का सिलेक्शन हो गया था, मुझे अच्छे से याद है मोहन, मेरे जीवन और परिवार से जुड़ी सभी बातें मुझे याद है, जैसा कि मैंने कहा था। बस अतः मन में किसी कोने में यही कहीं दाबे पड़ी है। बस हल्का सा कुरेदने से सब ताज़ा हो पाएंगी। तुमने तो अपने उस डिसीजन वाली बात पर से अभी तक पर्दा नहीं उठाया। रोहिणी, तुम सुनो तो। तुम्हें हंसी सूझती है। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। बेचारा मुकेश, पिताजी उसे आईएएस अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन मुकेश पर तो आईआईटी का भूत सवार था। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर्स की लिस्ट में होने पर भी बेचारे का चेहरा पीला पड़ गया था। कैसे हिम्मत जुटाई थी बेचारा। बात पूरी भी न हो पाई थी कि इतने में मुकेश की 6 साल की बेटी, गुंगराले भूरे से गर्दन तक लटकते बाल, नीली कंचे सी गोल गोल आंखें, सुर्ख गुलाबी लाल फिरंगियों से रंग वाले सलोनी कुछ गुनगुनाते हुए रोहिणी के कमरे में प्रवेश करती है। दोनों को बातें करते देख चुप हो जाती है। सलोनी, चुप क्यों हो गई बेटा? गाओ, कितना सुंदर गाती हो। मोहन सलोनी को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है। सलोनी बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। फुर्ती से मोहन की गोद से उतर दोनों हाथों को जोड़ते हुए और होठों को गोल कर ठुमकते हुए रोहिणी से लिपटते हुए कहती है, चलो बुलावा आया है, तने बुलाया है। सलोनी की ऐसी नौटंकी देख पहले तो रोहिणी खिलखिला उठी, अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहती है,
जी माताजी, कहिए क्या आदेश है? किसका बुलावा आया है? कुछ तुतलाते अंदाज में। अले ताई जी, आपको थमद नहीं आया? जल्दी चलो, दादी जी आपको बुला रही हैं। सलोनी, दादी जी से कुछ कहो, तुम्हारी ताई जी अभी आ रही है, मोहन कहता है। सलोनी ठुमकती सी कमरे से बाहर चली जाती है। रोहिणी, तुम्हारे साथ 2 पल बिताना भी कितना मुश्किल है। पहली बात, ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत फुर्सत मिल भी जाए तो फिजूल के बुलावे चले आते हैं। हर कोई तुम्ही पर निर्भर है, जिसे देखो तुम्ही पर हुक्म चलाता है। छोटी को देखो, मजाल है जो कोई काम कहे तो दे। कल की आई तुम्हारी देवरानी भी तुम पर ऑर्डर चलाती है। कैसे टॉलरेट करती हो? मोहन, ये सब मेरी जिंदगी का ही हिस्सा है। हिस्सा? कैसा हिस्सा? तुम नहीं समझोगे। क्यों? मैं क्यों नहीं समझ सकूंगा? क्या मैं बच्चा हूँ? सब दिखता है मुझे। बेवकूफ़ ना समझो। मैंने कब कहा कि तुम बच्चे हो या तुम बेवकूफ़ हो? मैं तो सिर्फ इतना। अब बस रहने भी दो। जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हें माँ बुला रही है। नहीं, आज मुझे कह लेने दो। अगर आज न कहा तो ज़िंदगी में कभी ना कह पाऊंगी। रही बात माँ की, तो उन्हें पता है कि तुम घर में हो। अगर बाद में भी गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। उन्होंने ही जीना सिखाया है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर तुल्य माँ बाबूजी मिले हैं। हाँ, अब आगे कहो, क्या कहना चाह रही हो? थोड़े रूखे स्वर में कहता है। मोहन, जब मैं शादी करके इस घर में पहली बार आई थी तो मेरे लिए सब कुछ नया था। ये घर, घर के सभी लोग और तुम। उन दिनों तुम अपने काम में इतना मशगूल थे कि चाहकर भी तुम मुझे समय नहीं दे पाते थे। कुछ दिनों तक तो यही लगा कि मेरे इस नए परिवार से, उनकी आदतों से, उनकी पसंद नापसंद, ज़रूरत आदि से तुम मुझे परिचित कराओगे। मगर तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था। पूरा पूरा दिन तुम्हारे लौटने के इंतज़ार में बिता देती। कभी लंच तो कभी डिनर करना ही रह जाया करता। जल्लाहट सी भी होती, मगर किसे दिखाती। जब तुम थके मांदे घर लौटते तो खाना खाकर तुम सीधा बिस्तर पकड़ लिया करते। कहने सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त किधर था? फिर अगली सुबह तुम जल्दी ऑफिस भागने के चक्कर में मैं धीरे धीरे तुमसे दूर होती चली गई। इतनी दूरियां कब छिन गई समझ ही न आया। एक तरफ तुमसे जुड़ने वाला सेतु कमज़ोर हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे परिवार से दोस्ती का, अपनेपन का, घनिष्ठता का नया रिश्ता जन्म ले रहा था। उन सब के साथ वक्त की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ती गई कुछ पता ही न चला। कहीं माँ बापूजी का प्यार था तो कहीं बड़ी बहन जैसे फटकारने का हक, कहीं ननद भाभी की खट्टी मीठी गपशप। आत्मिक पीड़ा और बाह्य खुशी के आवागमन का एहसास ही न हुआ। जिंदगी रेल की उन पटरियों की तरह थी जो पास होकर भी एक न थी। हमारी नज़दीकियों का नहीं, लेकिन तुम्हारा सामने होना ही काफ़ी लगता था। अभिनव के आने पर तो जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ही बदल गया। मेरा हंसना रोना, गाना गुनगुनाना, सोना जागना, उठना बैठना, सब कुछ उसी से जुड़ गया। मेरे जीवन की परिधि का दायरा उसी के इर्द गिर्द तक खिंच गया। वो मेरे जीने की वजह, मेरा अस्तित्व। तुमने कभी शिकायत क्यों नहीं की? मैं यही समझता रहा कि तुम शायद ऐसी ही हो। रोहिना हाथ में चाय का प्याला ले कुर्सी से उठते हुए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खिड़की के पास जा खड़ी होती है। भीनी सी मुस्कुराहट भरते हुए शिकायत करती भी तो किससे? तुम्हारे पास तो उतना भी वक्त नहीं था। मैंने ही हालातों से समझौता कर लिया। जब कभी तुम घर पर रहा करते तो माँ घर के कामों से मुझे कोसों दूर रखती ताकि हम एक दूसरे को वक्त दे पाए। मगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, आखिर तुम्हें बताया नहीं कि किस डिसीजन की बात कर रहे थे। तुमसे एक बात और भी पूछी थी मैंने, मगर तुम मेरे हर सवाल को नज़रअंदाज किए जा रहे हो। सब सवाल बवाल छोड़ो, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस तुम कहती जाओ। तुमने बताया नहीं कि छोटी बहू के तुम पर ऑर्डर। जब तक तुम्हारी बहन रीनू की शादी नहीं हुई थी तब तक उनकी जी हिजूरी करने की आदत थी। उनका काम करना मुझे अच्छा लगता था। एक छोटी बहन के नखरे उठाने की आदत सी हो गई थी। रीनू को बहुत खुशी मिलती थी और माँ से भी डांट नहीं पड़ती थी उन्हें। रही बात छोटी बहू की, वो भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। क्या फ़र्क पड़ता है? उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, नौकरी की जवाबदारी, माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी है, बड़े नाजों से पली है। उसे घरेलू कामों की आदत नहीं, सीख जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्या नहीं सोचा था रोहिणी? रुक क्यों गई? कहो। रहने दो मोहन, फिर कभी। नहीं रोहिणी, आज अपने मन की सारी बात कह डालो।
मुझे भी महसूस होता है कि मैं तुम्हारा अच्छा पति नहीं हूँ। तुमने अपने हृदय में जैसे पति की कल्पना की होगी, मैं उन पर खरा नहीं उतरा। अपनी कामयाबी और नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की धुन में अपनी जिम्मेदारियों से कहीं विमुख हो गया था। कभी सोच ही नहीं पाया उन सबसे परे भी कोई ज़िंदगी है। उसके लिए भी मेरी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी ऑफिस के कामों के लिए। तुम कुछ कह रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनव को अपने परिवार के होते हुए भी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। माँ बाप के प्यार से वंचित होना होगा। मात्र 11 साल का था। कितनी कष्टदायी होती है हॉस्टल की लाइफ। कितना बेबस है वो, चाह कर भी कुछ कह न पाया था। जब तुमसे उसके हॉस्टल का फरमान जाहिर कर दिया, अवाक सा हो गया था। मेरा मासूम सा बच्चा। मैं जानती हूँ अपनों से दूर रहना क्या होता है। दूरियां समय से पहले ही बचपन को पूर्णता की चादर से ढक देती है। जिम्मेदारियां और समझदारी मासूमियत का दम घोट देती है। न जाने किन हालातों से जूझा होगा पिछले कई सालों में। कभी अपने अकेलेपन से, कभी गैरों के अनचाहे बर्ताव से, कभी मानसिक उलझनों से, तो कभी आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो माँ बेटे के बीच दूरियां बना दी। रोहिणी का स्वर भर्रा उठा, गला रुंद सा हो गया। दरवित आंखों से सुर्ख लाल नसें दिख रही थी। मोहन रोहिणी की ओर देखा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाने के भाव से, रोहिणी मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी अभिनव को हम दोनों से और परिवार से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या मोहन? रोहिणी पूछती है। मुझे याद है मैं अपने ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि तुम्हें और अभिनव को समय ही नहीं दे पाता था। मैं अभिनव से एक बदलाव देख रहा था। उस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर में तुम्हारे साथ साथ सभी अभिनव के इस बदलाव को देखना ही नहीं चाहते थे। मैं महसूस कर रहा था, लेकिन उसके इस बदलाव के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। तुम उसमें कौन से बदलाव की बातें कर रहे हो? बचपन से ही घर में उसे सभी से इतना प्यार मिला कि लाड प्यार ने उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया था। अपनी बात को मनवाने के लिए उसके पास एक तुम ही नहीं बल्कि पूरा घर उसके साथ था। तुम्हारी आदर्श परवरिश धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। मैं तुम्हें टूटता और बिखरता नहीं देखना चाहता था। अभिनव के हाथों से निकल जाने पर यदि तुम किसी भी तरह अपनी परवरिश पर शक करती, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार अभिनव से बात की, मगर हर बार मेरी कोशिश बेकार थी। मुझे देखते ही वह इधर उधर भागने का प्रयास करता। उसकी कतराती नज़र मुझे भीतर तक कौंध जानती। नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है सलोनी होगी, रोहिणी कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही दरवाजे पर लटका पर्दा एक ओर हटाती है तो देखते ही खुशी से फूली न समाती है। सामने अभिनव था। हर्ष से उसे गले लगाए कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाती है, वहीं चौखट पर खड़ी हो जाती है। मोहन रोहिणी को चिढ़ाते हुए, तुम माँ बेटे यूं ही खड़े रहोगे क्या? बेटा इतने समय बाद आया है, मुझे भी मिलने दो। रोहिणी द्रवित आंखों को पोंछती हुई अभिनव को अंदर लाती है। अभिनव दोनों के पैर छूता है। माँ कैसी हो? मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत परेशान रहती हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज जो कुछ भी कर पाया सिर्फ पापा की वजह से। माँ आपने मुझे जन्म दिया, परिवार, संस्कार, सभ्यता आदि से अवगत कराया, लेकिन पापा ने मुझे दुनिया के तौर तरीकों को समझने में मेरी मदद की। शायद आज पूरा परिवार यही सोचता होगा कि पापा ने मुझे हॉस्टल बेचकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, अपनों से दूर कर दिया। अभिनव तुम बिना किन बातों को लेकर बैठ गए? अभी आए हो, थके हुए होगे। कब आए? तुम्हारे चाचा ने भी खबर नहीं की कि तुम लोग आ गए हो। बताओ क्या खाओगे? माँ इतने सारे सवाल एक साथ। जरा रुको, सांस तो ले लो। सब बताता हूँ। ठीक है, वैसे आज तुम्हारी चाची ने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। माँ आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पापा और आपकी सभी बातें सुन ली है। सलोनी जब आपको बुलाने आई थी तो दादी ने इसलिए आपको बुलाया था कि आपका लाडला बेटा आ गया है। दादी आपको सरप्राइज़ करना चाहती थी। आपके न आने पर मैं खुद ही इधर चला आया। जब इधर आया तो देखा आप और पापा आपस में बातें कर रहे थे। मैं कुछ देर बाहर ही रुक गया। माँ आप जो कुछ भी पापा के बारे में सोचती हैं सब गलत है। जब मुझे हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया गया था तब घर में इस बात से कोई खुश न था। यहाँ तक कि मैं खुद भी पापा से बहुत नाराज़ था। आपने ही मुझे हिम्मत दी थी कि मैं पापा के निर्णय का
विरोध ना करूं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बात टाल नहीं सकता था। मैंने बचपन से अपनी दुनिया आप में ही देखी थी। आप मेरे लिए सब कुछ हो, तो आपको कैसे नाराज़ कर सकता था। इसीलिए चुपचाप हॉस्टल चला गया। हॉस्टल के वातावरण ने मुझे और भी तोड़ दिया। अपनों को ढूंढने की कोशिश करता, मगर अकेलेपन ने मेरे मन में पापा के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन मेरी शैतानियाँ बढ़ने लगी। हॉस्टल से अक्सर पापा को कॉल आता। पापा आपसे ऑफिस टूर का बहाना बना मेरे पास पहुंच जाते। मैं उन्हें देखना भी पसंद न करता। मुझे आप सबसे दूर कर दिया, यही सोच पापा को दोषी मानता था। अकेले रहने पर यही सोचता कि आखिर पापा को इसमें कौन सी खुशी मिली होगी। मेरे लाख बुरे बर्ताव पर भी पापा मुझे कुछ न कहते। मुझे रोज़ फ़ोन करते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, मगर मेरे इस बर्ताव की खबर हॉस्टल के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। एक दिन प्रिंसिपल क्लास में आए और सभी से कुछ न कुछ बातें की। शायद ही क्लास का कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके विषय में वह अच्छी बुरी सभी आदतों से परिचित ना हो। उन्होंने अपनी सकारात्मक बातों से सभी को कोई ना कोई संदेश दिया और भी बेहतर श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी छवि मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। बस उस रोज़ से वह मुझे कभी प्रार्थना स्थल पर, कभी क्लास में, तो कभी बरामदे में अक्सर मिल जाया करते। मुझसे बात किए बिना वे कभी आगे न बढ़ते। एक दिन मुझे अपने केबिन में बुलाया और मेरी दिनचर्या, पसंदीदा विषयों, मेरे दोस्तों, परिवार आदि के बारे में पूछते पूछते पापा के प्रति मेरे रूखे बर्ताव पर बात की। न जाने मैं कैसे उनके सामने ढीला पड़ गया और सब कह डाला। मेरी बातें सुन प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? मैंने भी आतुरता से जवाब दे दिया, यस सर। मेरे यस सर वाले जवाब को देख प्रिंसिपल समझ गए कि अब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हें कुछ प्रोमिसेस करने होंगे, तभी मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। यस सर, मैंने जवाब दिया। देखो, तुम्हें कुछ महीने तो बीत ही चुके हैं हॉस्टल में आए। अब इस कदर तुम साल के बीच में जाओगे तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम अपनी शैतानियाँ कम कर दो तथा क्लास में अव्वल आओगे तो मैं तुम्हें अगले साल हॉस्टल में नहीं रखूँगा। हाँ, एक बात और, तुम्हें सबके प्रति अपना व्यवहार भी बदलना होगा। मैंने प्रिंसिपल से प्रॉमिस किया और अपने रूम में आ गया। अब तो मुझे घर जाने का भूत सवार हो गया। शैतानी का नामो निशान नहीं। अपने काम से काम रखना, पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गया। पापा के फ़ोन आने पर ठीक से बातें करना, जब पापा मुझसे मिलने आते तो एक सभ्य बालक सा व्यवहार करना। धीरे धीरे पापा और मेरी दूरियां कब नज़दीकी में बदल गई, पता ही नहीं चला। पापा का आना, मेरे साथ समय बिताना, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताना, सब अच्छा लगता था। जो समय पापा मुझे यहाँ नहीं दे पाए थे, लेकिन हॉस्टल से मिलने आने पर मेरे साथ एक एक पल जीते, मुझे इससे बहुत आनंद मिलता। माँ, आपको एक बात तो पता ही नहीं कि सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ने पर मैं भी बुखार की चपेट में आ गया था। ऐसे में जब पापा को खबर लगी तो वे दौड़े दौड़े सीधे हॉस्टल पहुँचे। पूरा 1 हफ्ता पापा मेरे साथ ही थे। जब तक मैं हॉस्पिटल में था, 1 मिनट भी पापा ने अपनी पलक तक न झपकाई। पापा का ऐसा प्यार, स्नेह, नज़दीकी, मेरे लिए चिंता करना आदि देख मैं मन ही मन फूला न समा रहा था कि मेरे पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना घर पर सभी। हॉस्टल के न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें हैं जिनकी पापा ने किसी को कानों कान खबर न होने दी। सब कुछ खुद ही देखते देखते 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरा परीक्षा फल मिलने वाला था। पापा आपको भी हॉस्टल लाना चाहते थे, मगर मैंने ही मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि पापा की नज़दीकियों ने आपके लिए प्यार कम कर दिया था। पापा हॉस्टल आए, मेरे क्लास टीचर से मिले, मेरा रिजल्ट देख पापा फूले न समाए। खुशी के मारे उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। क्लास टीचर ने बताया कि आपके बेटे ने क्लास में ही नहीं, पूरे हॉस्टल में टॉप किया है। प्रिंसिपल ने पापा को अपने केबिन में बुलाया, पापा को पूरा वाक्य कह दिया। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने पापा से मुझे हॉस्टल से ले जाने के लिए कहा। इस नए बदलाव को देख पापा भी तैयार थे। पापा ने मुझे सामान पैक करने के लिए कहा। मैं असमंजस्य में था। पापा की दोस्ती ने पुरानी बातों को बुला दिया था। हॉस्टल के कुछ लड़के मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे
उन्हें छोड़ना मुझे बुरा लग रहा था। अगर आप सबके पास जो आना था, मेरे वापस आने पर सभी खुश थे, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा मैं खुश था। 2-4 दिन सब ठीक लगा। पापा भी समय देने में कोई कंजूसी न करते। उनका ऑफिस से जल्दी आना, सारा समय मुझे ही देना। धीरे धीरे छुट्टियां ख़त्म होने लगी। इधर पापा और आप मेरे दाखिले के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप सबके लाड प्यार में मैं फिर से कमज़ोर न पड़ जाऊं। मैं मानता हूं कि उस समय मैं इतना बड़ा नहीं था कि अपने निर्णय स्वयं ले सकूं, मगर हॉस्टल में रहकर जिम्मेदारियां, कर्तव्य, कर्मठता, अनुशासन आदि सीख लिया था। मन में ख्याल आया, नहीं, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं आया। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करने पर ही पापा से हॉस्टल वापस जाने की बात की। पापा ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं हॉस्टल में अपना फ्यूचर देख रहा था। अब कुछ बनकर ही माँ से जो वादा किया था उसे पूरा करके रहूँगा। पापा का साथ और आपके विश्वास के कारण ही माँ जैसे मुकाम पर पहुँचा हूँ। माँ, मुझे माफ़ करना। पापा कभी गलत नहीं थे। मुझे अपने माता पिता और परिवार पर गर्व है। माँ, मुझे क्षमा करना। इतने वर्ष में आपसे दूर रहा, इसमें मेरा ही दोष था, पापा का नहीं। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। आपको पापा से यही जवाब चाहिए था ना कि आप कैसी माँ हो। अभिनव और मोहन एक साथ, तुम दुनिया की बेस्ट माँ हो। तीनों खिलखिला कर हंसते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।